Hello and good morning to one and all. Today we are on lecture series for class 11th. लास्ट लेक्चर में हमने लॉज पढ़ा था केमिकल कॉम्बिनेशन का. इस लेक्चर में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड व्हाट वाज द एम ऑफ गिविंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. So the first postulate of Dalton's atomic theory says that matter consists of indivisible particles called atoms. Right? देखो क्लास 9th में भी स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है एटम्स के बारे में. एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. एटम्स मिलके ही मैटर को बनाते हैं. वो एटम किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोई भी एटम हो सकता है. So the first postulate says that matter consists of indivisible particles called atoms. Now the second point of Dalton's atomic theory says that atoms of different element have different properties. क्या कहने का मतलब है? एटम अगर दो अलग अलग एलिमेंट का होगा तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है. सपोज दैट ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, दोनों का मास अलग होगा, दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग होगी. और सेम एलिमेंट के एटम्स हो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है. थर्ड पॉइंट सेज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different elements combine in a fixed ratio by mass. इसको हम थोड़ा एग्जांपल से भी समझते चलते हैं. मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स. एग्जांपल ले लो आप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? एटम्स है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों का मास भी अलग होता है और प्रॉपर्टी भी अलग होती है. कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जांपल CO2 का. इन CO2 देखो मास कार्बन का कितना है? एक एटम है तो 12U हो जाएगा. ऑक्सीजन के दो एटम्स है तो ये हो जाएगा 32U. अब जब हम इसका रेशियो निकाले तो 12/32 देन इट बिकम्स 3:8. So when carbon and oxygen combines in the ratio of 3:8 by mass, carbon dioxide is formed. Right? So the third postulate said compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio by mass. The fourth postulate says that atoms of different element have different properties. ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग अलग होगी. और एटम्स सॉरी दोनों सेम हो गए. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट यहां होगा, सॉरी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट have same property. Right? So this is all about Dalton's atomic theory which gives us a basic idea. क्या Dalton's atomic theory का एम क्या है? वो बताता है कि मैटर किन पार्टिकल से बना है और उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है. बेसिकली एटम्स की क्या प्रॉपर्टी है? एटम्स अगर दो अलग अलग एलिमेंट के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी. एटम्स सेम एलिमेंट के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी. कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स इन फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं. वो एग्जांपल आप CO2 ले सकते हो, H2O ले सकते हो. बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है इसके एग्जांपल्स लेने के लिए. बट जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल कंपाउंड का ही बने. मैंने ये भी बताया था पहले कि मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी बनता है. फॉर एग्जांपल O2, H2. अब देखो यहाँ क्या है? डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें दोनों ही एटम्स ऑक्सीजन के हैं, इसमें दोनों ही एटम्स हाइड्रोजन के हैं.
यहाँ पे एक एटम कार्बन का है, 2 एटम ऑक्सीजन का है, तो हम इसे कंपाउंड बोलेंगे, राइट। बट दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एटम एक से ज्यादा जहां भी हो जाए तो हम उसे मॉलिक्यूल तो कहते हैं, बट ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हम नहीं कह सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, आइदर ऑक्सीजन आइदर हाइड्रोजन। हियर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, राइट। सो let us proceed to the next topic, and that is atomic mass. एटॉमिक मास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जरूरी है जो बताना जरूरी है आपको। पहले सुनो, जो भी एटम्स के बारे में हमें पता चला अभी, हमें ये मालूम है कि उन एटम्स का कोई मास होगा स्पेशली। तो एट स्टार्टिंग क्या होता है कि वो मास हमें ग्राम्स में पता था, ठीक है। बट इन टूडेज टाइम या इन टूडेज कॉन्सेप्ट वी एक्सप्रेस द मास ऑफ एटम्स इन टर्म्स ऑफ AMU। अब ये क्या चीज है, AMU क्या है, इसको भी हम समझेंगे। देखो, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट में भी हम ये चीज पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। किसी एक एलिमेंट को हम स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं। ओल्डर थ्योरी के हिसाब से सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था। साइंटिस्ट ने माना था कि हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है। उसका मास आर्बिट्रली 1 चूज कर लिया गया था और उसके रिलेटिव दूसरे एलिमेंट का मास निकाला जाता था। बट इन टूडेज टाइम, for calculation of atomic mass, the carbon 12 isotope of carbon is selected as standard one. अब ये AMU क्या है, और बात को समझना ध्यान से। सपोज दैट हम ऑक्सीजन का ही एक एटम ले लें, ठीक है। तो प्रीवियसली हमें ऑक्सीजन का मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें सपोज दैट कुछ भी x ग्राम्स पता था, राइट। हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज किया और हमें ये मालूम चला कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, x ग्राम, राइट। अभी हमें इसको एक्सप्रेस किस में करना है, AMU में। बट हम AMU को कैसे डिफाइन करते हैं, AMU होता क्या है, उसे जानना पहले जरूरी है। सो 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे ऑक्सीजन का कुछ मास आर्बिट्री होगा, वैसे ही कार्बन 12 का भी कुछ मास होगा। उसका 1/12 पार्ट हम क्या कहते हैं, 1 AMU के बराबर। दैट इज अराउंड, कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सो ये 1 AMU का क्या है, वेट है, राइट। ये ऑक्सीजन के एटम का मास है ग्राम्स में। अब देखो इतने x ग्राम में कितना AMU होगा, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 AMU के मास से इसको डिवाइड कर देंगे। दिस इज सिंपल यूनिटरी मेथड। बात को फिर से समझो, ऑक्सीजन का मास x ग्राम है, 1 AMU का मास कितना आ रहा है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ रहा है ना। अभी हमें पता करना है कि x ग्राम में कितने AMU हैं, तो हमें क्या करना होगा, x को डिवाइड करना होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एंड दैट कम्स टू बी अराउंड 16U, जो कि हम एटॉमिक मास यूज करते हैं ऑक्सीजन के एटम के लिए। फिर से मैं डिफाइन करता हूं, 1 AMU इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट इज अराउंड 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हम करते क्या है, कार्बन 12 को हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड। जब इसे स्टैंडर्ड मान लिया तो अदर एटम्स का मास हम इसके रिलेटिव में या इसके कंपैरिजन में निकालेंगे। अब ऑक्सीजन का मास प्रीवियसली हमें ग्राम्स में मालूम था, जो कि हमने सपोज कर लिया x ग्राम, या वो हमें याद करने की तो जरूरत नहीं, सारे एटम्स का मास तुम ग्राम्स में याद नहीं कर सकते, तो x ग्राम मान लिया। ये बस समझने के लिए है कि AMU का कंसेप्ट कैसे आया और कैसे हमने सारे एटम्स के मास को AMU में कन्वर्ट कर लिया। सो 1 AMU is defined as 1/12 of mass of carbon 12 atom, and the mass of other atoms are expressed in terms of AMU by choosing the carbon 12 as an standard atom. I hope you have got the point.
तो जैसे कि ऑक्सीजन के लिए हमने कैलकुलेट किया वैसे ही नाइट्रोजन के लिए भी कैलकुलेट करते तो आता है 14U, हाइड्रोजन के लिए ऑलमोस्ट 1U आता है, क्लोरीन के लिए 35.5U। सो दिस ऑल आर एटॉमिक मासेस, यही एटॉमिक मास हमें यूज करना होगा एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका यूनिट U क्यों लिखते हैं इसे भी समझ लेते हैं। U या AMU दोनों यूज किया जाता है, मोर कॉमनली U किया जाता है। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट है और U से है यूनिफाइड एटॉमिक मास। यूनिफाइड मींस सबका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, कार्बन 12 के कंपैरिजन में ही सबका, तो एक स्टैंडर्ड मास चार्ट हमें मिल जाता है सारे दूसरे एलिमेंट्स के लिए। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट नाउ। अब आते हैं हम मॉलिक्यूलर मास पे, समझने की कोशिश करना स्टूडेंट। इसके पहले हम क्या बताया गया तुम्हें, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं। देखो CO2, H2O, HNO3, राइट, HCl, राइट, CH4, राइट। अब तुम्हें कहा जा रहा है कि इस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करो। तो मॉलिक्यूल का मास हम कब कैलकुलेट कर पाएंगे, जब हमें एटॉमिक मास मालूम हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको एटॉमिक मास रिमेंबर करना पड़ेगा। मिनिमम एलिमेंट्स 20 और 30 एलिमेंट्स का मास रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। अब देखो कार्बन का मास कितना होता है 12U प्लस, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, तो यहाँ दो एटम्स है 2 into 16U, 32 plus 12 will be 44U. This is the molecular mass of कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही H2O के केस में आ जाए तो हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या बताया था 1U, तो 1 into 2 plus 16, तो कितना आ जाएगा 18U। HNO3 के केस में आ जाओ तो 1U हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 14U plus 3 into 16U, तो 48 plus 15 that is around 63U. This is the molecular mass of nitric acid HNO3. CH4 में आ जाओ तो हम आ जाएंगे 12 plus 4U that will be 16U. HCl में आ जाओ तो 1 plus 35.5, क्लोरीन के लिए तो 36.5U. These are all the molecular mass. अब molecular mass को हम define कैसे करेंगे। Molecular mass is the sum of atomic masses of all the elements present in molecule of a compound. फिर से मैं रिपीट करता हूं, molecular mass is the sum of atomic masses of all the elements which are present in the molecule of a compound, right? तो ऐसे ही किसी भी मॉलिक्यूल का हम, अब जरूरी नहीं कि वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ही हो, जैसे O2, तो क्या O2 का मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, उसका भी होगा कितना 32U। सबका यूनिट क्या होगा, हम यूनिट किस में लिख रहे हैं U। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एटॉमिक मास को U में एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसी को प्लस कर रहे हैं तो इसका भी यूनिट किस में आएगा U में। और U से आप क्या समझते हो, यूनिफाइड एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट, राइट। सो ये टॉपिक भी कवर हो गया। अब for today we will see the last topic of this lecture. For today we will see the last topic of this lecture, and this is average atomic mass. देखो आप जानते हो जैसे डेली लाइफ में एक ही चीज के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, राइट। वैसे एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 अलग अलग आइसोटोप है, 12C6, 13C6 एंड 14C6। ये आप समझोगे, आगे बताया जाएगा कि ये 12, 13, 14, ये 6 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। वो चीज आपने 9th में पढ़ा है और वो AXZ सिंबल से, तो आपको याद होगा अगर, तो आपको ठीक है, बट अगर नहीं याद है तो आगे ये चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। वैसे ही हाइड्रोजन के केस में 3 अलग अलग आइसोटोप, 1H1, 2H1, 3H1। क्लोरीन के केस में भी आइसोटोप्स होते हैं 35Cl17 एंड 37Cl17। दीज आर ऑल आइसोटोप्स, राइट। अब ऐसे में क्या करें, हाउ कैन यू कैलकुलेट
the atomic mass of such elements which have two or more than two isotope. ऐसे केस में हमें ये पता होता है कि इसका मास क्या है और इसका मास क्या है. ये मास इससे रिप्रेजेंट हो रहा है 35 और 37, राइट. अब देखो नेचर में क्या होता है, हम ये पता कर सकते हैं कि कौन ज्यादा प्रेजेंट है. सपोज दैट रिलेटिव एबंडेंस ऑफ 35 CL17 इज 70% एंड इट इज 30%, राइट. एक का 70 एक एग्जांपल के लिए ले लिया, कोई रिमेम्बर्ड चीज नहीं है, बस एग्जांपल के लिए हमने लिया. व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई द रिलेटिव एबंडेंस बाय द मास ऑफ द पर्टिकुलर आइसोटोप प्लस रिलेटिव एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ पर्टिकुलर आइसोटोप एंड यू विल गेट द एवरेज एटॉमिक मास. तो क्या करेंगे हम, 70/100 इंटू 35 प्लस 30/100 इंटू 37. This will give the average atomic mass of chlorine. In the same way, कार्बन के लिए भी वही काम करते हैं. तो एवरेज एटॉमिक मास से आपको क्या समझ में आया, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं. जब भी कोई एटम, जब भी कोई एलिमेंट एक, दो या दो से ज्यादा आइसोटोप शो करता है तो उसके मास को हम एक एवरेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या एवरेज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं बाय नोइंग द रिलेटिव एबंडेंस. रिलेटिव एबंडेंस अब क्या है, नेचर में वो कितना पाया जाता है, कौन ज्यादा पाया जाता है. 35 CL17, एक एजम्पशन हमने मान लिया 70% और एक 30%. वैसे ही सारे आइसोटोप्स का रिलेटिव एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय देयर मास, और सबको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है. दैट विल गिव यू एवरेज एटॉमिक मास, राइट. आई होप you have got the point. So for today, this much for this lecture. Let us revise all the points whatever we have studied. In the starting I told you about Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory क्या कहती है, ये बताती है कि matter consists of indivisible particles called atoms. Atoms of the same element have same properties. Atoms of the different element have different properties. Atoms of two or more than two elements when combined in a fixed ratio by mass, they form molecule of a compound. और atoms of same element combine to form molecule of element. वो तो आपको मालूम ही है. एटम अगर डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उसकी मास, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, और अगर सेम एलिमेंट के हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी. दैट वाज ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट एटॉमिक मास. फिर से एक बार कंसंट्रेट करो. एटॉमिक मास को कंसंट्रेट करने के लिए याद रखो कि स्टैंडर्ड किसे माना गया एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, कार्बन 12 को. अब कार्बन 12 को अगर मैं एक सर्कल की तरह मान लूं कि ये कार्बन 12 है तो इसका कुछ मास होगा कि नहीं, x ग्राम, कुछ भी. तो इसको क्या किया हमने, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. यहाँ ऑब्वियस नहीं, उस चीज पे मत ध्यान देना कि 12 पार्ट्स हैं या नहीं. तो इसके एक पार्ट को हमने मान लिया किसके बराबर, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास. दैट इज अराउंड 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास. तो कार्बन 12 का जो मास हो उसका 1/12 किया, हमको मिला कितना, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम. अभी प्रॉब्लम ये थी कि जो भी एलिमेंट्स के मास हमें पता थे वो ग्राम्स में पता थे, और उस ग्राम वाले मास को हमें कन्वर्ट किस में करना था, AMU में. तो सपोज दैट ऑक्सीजन का लिया हमने, उसका मास x ग्राम है और 1 AMU का मास कितना है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम. हमें ये पता करना है कि x ग्राम में कितने AMU होंगे, राइट. यूनिटरी मेथड आप जानते हो, 1 AMU का मास आपको पता है ग्राम में, तो गिवन मास को 1 AMU के मास से जब हम डिवाइड करते हैं तो मालूम चल जाएगा कि x ग्राम में कितने AMU होंगे. सेम ऑपरेशन इज डन विथ एवरी एलिमेंट, और सबके लिए एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट किया. एटॉमिक मास को जब हम ऐड करते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए, दैट विल गिव यू द मॉलिक्यूलर मास, और उसका भी यूनिट क्या होता है, U और AMU, एंड U इज जनरली यूज, दैट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास की क्या जरूरत पड़ गई भाई, एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा आइसोटोप हो, उनके रिलेटिव एबंडेंस अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं. So, my dear students, this much for today's lecture. In the next lecture, we will continue with one of the most important topic, that is mole concept. I hope you have understood all the topics that are explained. Thank you. Have a nice day.